Hello, my dear students. Today we will discuss NCERT second chapter of 11th biological classification. In this chapter, first of all, we will discuss about classification. There are many scientists which classify organism, but the most successful and earliest classification was given by Aristotle. Aristotle ने सबसे पहले अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स को उसने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ट्रीज श्रब्स हर्ब्स जो सबसे बड़े प्लांट्स थे उसको ट्रीज में रखा जो मीडियम साइज के प्लांट्स थे उसको श्रब्स में रखा जो सबसे छोटे प्लांट्स थे उसको हर्ब्स में रखा और उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा उसको उसने अलग कैटेगरी में रखा जैसे मैमल्स बर्ड्स लिजर्ड्स फिश और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट होगा उसको अलग क्लास में रखा हार्ड ब्लड बॉडीज और सॉफ्ट बॉडीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आए लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और ये जो क्लासिफिकेशन है वो 1758 में दिया। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कौन से ईस्वी में दिया और वो जो किंगडम था वो क्या क्या था, प्लांटी था और एलिमेलिया था। इस किंगडम का ड्रॉबैक यही था, खामियां यही था कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स फंजाई मोजेज फर्म जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को प्लांट्स के अंदर रख दिया और उसका जो रखने का जो मेन आधार था वो सेल वॉल था, लेकिन वो अन्य फीचर्स में डिफर करते थे। वो सिर्फ एक कैरेक्टर के आधार पर सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। उस कैरेक्टर था सेल वॉल जो कि उसका टू किंगडम का ड्रॉबैक था, खामियां था। दूसरा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को उन्होंने एक साथ रख दिया और तीसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि हेट्रोट्रॉपिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को एक किंगडम में रख दिया, जबकि इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है जबकि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आए सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर। उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। उस फाइव किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये जो क्लासिफिकेशन का आधार था वो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स था। जो विटेकर के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया उसका मेन क्राइटेरिया ये पांच थे। सेल स्ट्रक्चर, उसके आधार पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने दो भाग में बांटा, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इस पांचों के आधार पर उन्होंने पांच किंगडम को क्लासिफाई किया। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के आधार पर उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग किया। प्रोकैरियोट्स में ओनली किंगडम मोनेरा आते हैं, बाद बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद लगाया दूसरा कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को अलग किया। यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा आते हैं, बाद बाकी सारे जो है तीनों मल्टी सेलुलर हैं। और तीसरा कैरेक्टर लगाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके आधार पे उन्होंने ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको अलग कैटेगरी में रखा। हेट्रोट्रोपिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को
एब पहले ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। उस हेट्रोट्रॉपिक फंजाई को अलग कैटेगरी में रखा, और एनिमल्स जो फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं उनको अलग किंगडम में रखा। ये जो है डायरेक्शन है इवोल्यूशन का। सबसे पहले किंगडम मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा आए, और प्रोटिस्टा से ही ये तीनों इवॉल्व हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, बाद बाकी सारे यूकैरियोट्स है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, बाद बाकी ये सारे मल्टीसेलुलर है। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस को इन पांचों किंगडम में से किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली है, बिकॉज इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, सॉरी सेल नहीं होती है, इसीलिए हम इसको किसी ग्रुप में नहीं रख सकते। ये जो प्रोटिस्टा है वो तीनों को कनेक्ट करता है, इसी से तीनों इवॉल्व हुए हैं। इस प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट का, फंजाई का और एनिमेलिया का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। सबसे पहला सेल टाइप। सेल टाइप के आधार पर हमने डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ओनली मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स होने के कारण इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। तो जैसा कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, और जैसा कि ये चारों यूकैरियोट्स है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी चारों में प्रेजेंट होंगे। और जो सेल वॉल होती है वो मोनेरा की नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। वो पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई में प्रेजेंट होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। और प्लांटी में जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है। अगर हम बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो होता है सेलुलर लेवल होता है, यूनिसेलुलर होता है, जबकि प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल होता है, ओनली सेल होता है। जैसे ये भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना होता है। मोनेरा भी एक सेल का बना होता है, जबकि फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। जबकि प्लांटी के अंदर अगर हम बात करें, टिश्यू भी मिलेगा और ऑर्गन भी मिलेगा, जबकि एनिमलिया के अंदर अगर हम बात करें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों देखने को मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें मोनेरा के अंदर देखने को मिलता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटो सिंथेटिक, इट मीन्स लाइट एनर्जी का यूज करके भी फूड बना लेंगे, और केमिकल एनर्जी का भी यूज करके फूड बना लेंगे। फोटोसिंथेटिक इट मीन्स लाइट एनर्जी का यूज करके फूड बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक इट मीन्स केमिकल एनर्जी का यूज करके वो फूड बनाएंगे। अब ये केमिकल एनर्जी रिलीज कैसे होता है, जैसे सॉइल्स में नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स होता है, उसका ब्रेकडाउन करेगा, उसके बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो टूटने के बाद रिलीज होगी। उस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी का यूज एटीपी प्रोडक्शन में करेगा, वही एटीपी का यूज वो अपने फूड प्रिपरेशन में करेगा। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो या तो ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे लीफ हो गया, पेड़ का डाली हो गया, उस सब डेड है, जब नीचे गिर जाता है वो डेड हो जाता है, उसी को क्या करेगा, उसी को ऑक्सीडाइज करेगा और अपना भोजन ग्रहण करेगा।
और पैरासाइटिक नेचर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म का से अपना भोजन प्राप्त करेगा उसके अंदर रह के। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी वो ओनली फोटो सिंथेटिक होते हैं, यानी सिर्फ लाइट एनर्जी का यूज करके ही वो फूड प्रिपेयर करेंगे। और हेट्रोट्रॉपिक्स भी होते हैं प्रोटिस्टा। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई हेट्रोट्रॉपिक ही ओनली होते हैं, वो सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। और इसमें भी दो कैटेगरी है, सेप्रोफाइटिक, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से को ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं। और पैरासाइटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उसके अंदर से फूड लेते हैं। और जबकि प्लांटी होते हैं वो ओनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी लाइट एनर्जी का यूज करके भोजन प्रिपेयर करते हैं। जबकि एनिमेलिया में अगर एनिमल्स की बात करें, वो दूसरों के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या एनिमल्स के दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड होगा फूड के लिए, खुद भोजन नहीं बनाएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं।